Okay, today we are going to discuss about columns. कुछ आपको आइडिया होगा कॉलम्स क्या होते हैं. कॉलम्स अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में इनको हम डिफाइन करें, सो कॉलम्स आर वर्टिकल मेंबर्स इन अ स्ट्रक्चर. These are cylinder elements and are subjected to axial loading. कि इनका जो लोड पैटर्न है, इससे पहले जो हमने मेंबर्स पढ़े वो बीम्स थी. बीम्स में और कॉलम्स में मेन डिफरेंस क्या है? Beam was a horizontal member subjected to transverse loading. Column is a vertical member and it is subjected to axial loading. तो मेन इसमें जो पैटर्न ऑफ लोडिंग है वो डिफरेंट है और इनका पर्पस भी डिफरेंट है. बीम का पर्पस लोड्स को कैरी करना है और कॉलम्स उन्हीं लोड्स को कैरी करके ट्रांसफर कर रहे हैं. तो हम कॉलम्स को कुछ स्पेसिफिक टाइप्स हैं कॉलम्स की जिनको हमने डिस्कस करना है फॉर्म 1 में, और उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो इंशाल्लाह आप फॉर्म 2 में पढ़ोगे. So let's begin with the introduction to columns. What is a column? A column is a compression member. You cannot apply any tensile load on a column. जितना भी लोड कॉलम के ऊपर आएगा वो कंप्रेसिव पैटर्न में होगा, कंप्रेशन में होगा. So this is a compressive member or compression member that is cylinder as compared to its length. ठीक है, जब हम इसकी लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ इज क्वाइट ग्रेटर एज कंपेयर टू इट्स क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस, जिसकी वजह से जो इसमें बिहेवियर है कॉलम का वो थोड़ा इंस्टेड ऑफ बेंडिंग आप उसको कह सकते हो कि इट विल बकल. ठीक है, अब दो डिफरेंट चीजें आ जाएंगी. हम बीम्स को साथ साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि बीम्स में हमने कुछ चीजें पढ़ी हैं, उन्हीं से हम रिलेट करेंगे कॉलम्स को, और कॉलम्स में क्या डिफरेंसेस हैं वो साथ के साथ हम डिस्कस करते जाएंगे. सो फर्स्ट थिंग दैट वी सेड इज कॉलम इज अ vertical member and it is subjected to axial load, axial compressive load. Okay, means along the longitudinal axis or in the direction of longitudinal axis आपके पास load apply होता है और ये compressive होगा. In no case load will be tensile. Beam में क्या था? Beam was a horizontal member and it was subjected to transverse loading. Load was acting perpendicular to the longitudinal fibers. So this is the main difference. अगर इसकी आप loading pattern की बात करें तो कॉलम में और बीम में मेन डिफरेंस क्या है? कॉलम में आपके पास एक्सियल कंप्रेसिव लोड है और बीम में ट्रांसवर्स लोड है. Beam is a horizontal member and column is a vertical member. Now coming to its type or its properties, column की जो length है, its length is quite greater than its cross sectional dimensions. कि जो इसकी लेंथ है वो उसकी क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन से काफी ज्यादा होती है. सिलेंडर एलिमेंट्स होते हैं. इन सिंपल वर्ड्स दीज आर दी सिलेंडर एलिमेंट्स. सो बिकॉज ऑफ इट्स सिलेंडरनेस आपका जो मेंबर है वो आप उसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू बीम. बीम में हमारे पास क्या था कि आपकी जो मेंबर था इट वाज डिफ्लेक्टेड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लोड. इसको हम डिफ्लेक्शन कह रहे थे. सिंपल वर्ड्स में हम उसको डिफ्लेक्शन कह रहे थे कि जब आपकी बीम बेंड करती है तो हम उसको डिफ्लेक्शन कहते हैं. सो डिफ्लेक्शन इज बेंडिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स व्हेन लोड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू इट. ठीक है, बेंडिंग होती है, दोनों केसेस में होगी बेंडिंग, लेकिन बीम में उसको हम डिफ्लेक्शन कह रहे हैं. सो डिफ्लेक्शन इज बेंडिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स व्हेन लोड इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. नाउ कमिंग टू कॉलम्स, कॉलम्स में यही चीज अगर हम इसमें बेंडिंग को डिफाइन करें तो कॉलम में भी मेंबर इसी तरह से बेंड कर रहा है, बट इसमें डिफरेंस क्या है? दिस इज बेंडिंग ऑफ द मेंबर व्हेन लोड इज अप्लाइड अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल फाइबर ऑफ द मेंबर. ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर के अलोंग आपका लोड आ रहा है और उसमें इस बेंडिंग को बीम के केस में दिस वाज कॉल्ड डिफ्लेक्शन and in case of columns this is called
buckling. दोनों बेंडिंग्स हैं, दोनों सिचुएशन में बेंडिंग ही हो रही है, लेकिन उसको हम जस्ट डिफरेंशिएट करें कि जब बीम में बेंडिंग हो रही थी हम उसको डिफ्लेक्शन कह रहे थे, नाउ वी आर कॉलिंग इट बकलिंग इन कॉलम्स. So a column is a compression member that is so slender compared to its length that under gradually increasing loads, it fails by buckling at loads considerably less than those required to cause failure by crushing. Means अब आपके पास जो situation है वो आपका member इतना slender है कि जब आप उस पर एक्सियल कंप्रेसिव लोड अप्लाई करेंगे, हमने एक्सियल कंप्रेसिव लोड का इससे पहले जब चैप्टर 1-2 में इसको डिस्कस किया था, तो हम कह रहे थे कि आपका मेंबर कंप्रेस हो रहा है. ठीक है, जो जब भी कंप्रेसिव लोड एक्ट करता था, मैं अगर आपको इसकी कोई एग्जांपल्स दूं, लेट्स सपोज आपके पास कोई एक ब्लॉक है and you are applying load, axial compressive load on this block. This block will be compressed. इसकी जो डायमेंशंस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे और आपका ब्लॉक जो है कंप्रेस होगा. इसको हम क्रशिंग कहते हैं. ठीक है, आपका ब्लॉक बेसिकली क्रश कर रहा है. अगर ब्रिटल मटेरियल है तो प्योरली क्रशिंग होगी, अदरवाइज इट इज कंप्रेस्ड. बट इन केस ऑफ कॉलम्स, क्योंकि इसकी सिलेंडरनेस इतनी ज्यादा है कि अब आपका मेंबर उसकी लेंथ as compared to its cross-sectional dimensions, this is so much great that when axial compressive load is coming on it, it is not going to be crushed, it is going to buckle. वो बेंडिंग हो जाएगी. जस्ट आप एग्जांपल लें, अब आप एक स्केल अगर अपने हाथ में लेते हो और उस पे टॉप और बॉटम पे एक्चुअली लोड अप्लाई करते हो तो वो बकल करेगा, उसकी लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स बेंड हो जाएंगे इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रश्ड. So this is how they are defining the columns. Open this. Just like this example. आपके पास एक केस में बकलिंग हो रही है और दूसरे केस में क्रशिंग हो रही है. अगर आपकी क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस ज्यादा हो एज कंपेयर टू इट्स लेंथ, तो आपका जो मेंबर है वो क्रश होगा या कंप्रेस होगा. और अगर आपकी जो लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन, देन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द सेम लोड आपका मेंबर बकल हो जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड बकलिंग. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द बकलिंग एंड क्रशिंग. Now, types of columns. Columns are usually subdivided into two groups, long and intermediate columns. What are long columns? Long columns are such columns that are filled by buckling only. ठीक है, इसमें इनकी लेंथ इतनी ज्यादा होती है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका कॉलम बकल करता है. Intermediate columns are those columns or are categorized as or are defined on the basis of failure by a combination of crushing and buckling. दोनों तरह का फेलियर उसमें आता है कि बकल भी कर रहा होता है एट द सेम टाइम और क्रश भी कर रहा होता है. तो कंबाइंड इफेक्ट अगर आपके पास कॉलम्स में आ रहा है क्रशिंग और बकलिंग का, तो ऐसे कॉलम्स को हम इंटरमीडिएट कॉलम्स कहते हैं. और ऐसे कॉलम्स जो सिर्फ बकल कर रहे हैं, कहीं पे उनके क्रैक्स अपीयर नहीं हो रहे या वो क्रश नहीं कर रहे, तो उनको हम लॉन्ग कॉलम्स कहते हैं. एक और टाइप है शॉर्ट कॉलम्स की, जो ज्यादातर स्ट्रक्चर्स के अंदर तो यूज नहीं होते, लेकिन अगर आप कंक्रीट लैब में कभी आपका इत्तेफाक हो जाने का, तो वहां पे आपको सिलेंडर्स नजर आएंगे जिनको हम शॉर्ट कॉलम्स के साथ डिफाइन करते हैं कि वो शॉर्ट कॉलम्स हैं एंड दे फेल बाय क्रशिंग ओनली. उनमें किसी तरह का बकलिंग का इफेक्ट नहीं आता, उसमें कॉलम आपका प्योरली क्रश कर रहा होता है, कंप्रेस हो रहा होता है. ये एक फिगर यहाँ पे जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए शो की गई है कि कॉलम का मेन पर्पस क्या है आपके स्ट्रक्चर में. फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आप अगर आप देखो, ऑन द टॉप देयर इज अ रूफ स्लैब and from this roof slab load is coming on the beam and from beam to columns, and columns are gradually taking this load to the floor, ground.
ठीक है, जो आपकी फाउंडेशन है वहां तक ये लोड को ट्रांसफर करे। तो मेनली ये आपके स्ट्रक्चर को स्टेबल रखने में अपना बहुत रोल प्ले करता है कॉलम, कि आपके स्ट्रक्चर की जितने भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं उनसे वो लोड को कैरी करके ट्रांसफर कर रहा होता है। कि उसका मेन पर्पस क्या है, सारे लोड को कलेक्ट करना और उस लोड को ग्राउंड तक या फाउंडेशन तक ट्रांसफर करना। तो ये आपके क्रिटिकल मेंबर्स होते हैं स्ट्रक्चर के, कि इनकी बकलिंग होने का या इनके फेल होने का मतलब ये है कि आपका जो आपके स्ट्रक्चर की इंटीग्रिटी है वो खत्म हो गई। तो दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ योर स्ट्रक्चर, जिनका जिनका फेलियर आपके स्ट्रक्चर का फेलियर होगा। Stability of structures. What is meant by stability? इससे पहले आप इक्विलिब्रियम से फेमिलियर हो कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, मीन आपका जितने भी अप्लाइड फोर्सेस हैं उनका जो नेट इफेक्ट हो वो अगर जीरो के इक्वल है, then the system is called as is known to be in equilibrium. Now, what is stability? Suppose that we are designing some column. Let's suppose this is our column that we are supposed to design. This is A B column, and it has a length of L. There is applied load on this column, that is P. अभी हमारी जो मेन assumption है वो ये है कि जितना भी लोड एक्ट कर रहा है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पास कर रहा है, सेंट्रिक लोड। ठीक है, सेंट्रिसिटी को हम डिस्कस नहीं कर रहे, वी आर अज्यूमिंग कि जितना भी लोड आपके पास P है, दिस इज अ सेंट्रिक लोड, इट इज बीइंग अप्लाइड ऑन द सेंटर ऑफ वॉल। Now, if this column has cross-sectional area A, तो हमने इससे पहले जो स्ट्रेसेस पढ़ी थी, एक्सियल कंप्रेसिव लोड्स या एक्सियल टेंसाइल लोड्स, हमने कहा था कि जितना भी स्ट्रेस इसके ऊपर in case of centric load, when load is applied through the longitudinal axis, then the stress will be P over A. This is the normal stress. Okay, this stress is being applied on the cross section. अगर किसी भी point पे आप इसका cross section लेंगे तो उस cross section पे जो stress का magnitude होगा, that is P by A. So stability requires that this sigma should be less than sigma allowable. जितना भी allowable stress है आपके member का, उससे आपकी जो स्ट्रेस है वो कम हो। अप्लाइड स्ट्रेस शुड बी लेस देन सिग्मा allowable. सेकेंड पैरामीटर वाज द डिफॉर्मेशन। अगर हम एक्सियल लोड को रिकॉल करें तो हमने डिफॉर्मेशन को डिफाइन किया था, दैट डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू फी एल ओवर ए ई। सो दिस सिग्मा should also be less than sigma specified. जो भी उसकी specified value है या maximum value है उससे कम होना चाहिए. So these are the
रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अ स्ट्रक्चर, कि आपका जो स्ट्रेस है वो सिग्मा अलाउएबल से कम हो, अलाउएबल स्ट्रेस से कम हो, और जो आपकी डिफॉर्मेशन है वो विद इन स्पेसिफाइड लिमिट्स। अगर तो ये दो कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो रही हैं, then you can say that your structure is safely designed. आपका जो स्ट्रक्चर का डिजाइन है वो सेफ है। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट, अब अभी हम सिर्फ डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि हमारा जो स्ट्रक्चर का डिजाइन है वो ओके है, दैट इज फाइन, और उसमें कोई डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। कॉलम्स के केस में एक और चीज जो इम्पोर्टेंट हम कंसिडर करते हैं बेस्ड ऑन इट्स स्टेबिलिटी, हो सकता है कि आपका जो लोड है वो सेफ लिमिट्स में हो बट स्टिल आपका कॉलम बकल कर रहा हो, या इट इज एट द वर्ज ऑफ बकलिंग, उससे स्लाइट इंक्रीज आपके स्ट्रक्चर को बकल कर सके। तो इस केस में हम स्टेबिलिटी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि आपके, हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को डिफाइन कर देते हैं, कुछ लिमिट्स लगा देते हैं। वो लिमिट्स अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो लिमिट्स क्या होंगी जिन पे आप कहोगे कि आपका स्ट्रक्चर स्टेबल है, अनस्टेबल है, या आपका स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद अ सिंपल मॉडल। ये आपकी बुक्स में भी गिवन है। इस मॉडल में बेसिकली इन्होंने कंसिडर क्या किया है, आइडियल कंडीशंस को कंसिडर किया हुआ है। दे अज्यूम दैट दे हैव अ कॉलम ए बी, it is consisting two parts A, C and CB. At C point they have applied a string or they have connected a string of constant K. ठीक है, एक स्ट्रिंग यहाँ पे उन्होंने कनेक्ट कर दिया C पॉइंट पे, जिसका कांस्टेंट उन्होंने आपको बता दिया कि इट हैज अ कांस्टेंट K। अच्छा, इस पे जो फर्दर कंडीशंस है वो क्या है कि आपका कॉलम दोनों एंड्स पे, A पे that is the top of the column and B that is the bottom of the column, at both points, at both end points column is pin connected। ठीक है, जो सपोर्ट कंडीशंस है वो पिन कनेक्शंस है। तो A पॉइंट पे भी पिन कनेक्टेड है और B पॉइंट पे भी आपका कॉलम पिन कनेक्टेड है। दे आर अप्लाइंग द लोड एक्चुअली एट पॉइंट A। एक सिंपल सा मॉडल इन्होंने कंसिडर किया जस्ट टू डिस्कस द स्टेबिलिटी कि ये किस पॉइंट तक स्टेबल है और किस पॉइंट से आगे ये अनस्टेबल हो जाएगा। अगर इसकी फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ करें यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट जो इससे पहले हम यूज करते रहे, तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस फॉर्म में आपको नजर आएगी। एट ए पॉइंट ए इज लोड P और B पॉइंट पे उसी के इक्विवेलेंट लोड होगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन। नाउ दे आर सेइंग दैट इफ वी मूव द पॉइंट C, अगर हम C पॉइंट को डिस्प्लेस कर दें, उसको मूव कर दें, और कुछ इस तरह की सिचुएशन आपके पास हो कि अब आपने C पॉइंट को ड्रैग किया है विद सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स, और उसको आपने जस्ट बेंड करने की कोशिश की है या उसमें मूवमेंट प्रोड्यूस करने की कोशिश की है, तो कौन सा पॉइंट है जहां पे ये आपका जो मेंबर है वो स्टेबल रहेगा, वो क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है जहां तक मैक्सिमम आपका स्ट्रक्चर स्टेबल रह सकता है। दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू ड्राइव। तो अब अगर हम इस सिचुएशन में इसको फर्दर डिस्कस करें कि हमारे पास बेसिकली मोमेंट्स कौन से प्रोड्यूस हो रहे हैं, किस तरह की फोर्सेस इस पूरे सिस्टम में प्रोड्यूस हो रही हैं। तो एक तो मोमेंट अगर मैं इसको फर्दर डिवाइड कर दूं, मींस आप ए सी सेगमेंट सिर्फ ले लें, ये बोथ आर इक्वल, आपके पास जितनी टॉप पे फोर्स आ रही है उतनी आपके पास बॉटम पे फोर्स आ रही है। सो लेट्स आइसोलेट द मेंबर AC। So on this free body diagram, they have shown two moments. First is being produced because of this couple P and P prime। ठीक है, P and P prime की वजह से एक couple moment produce हो रहा है।
दूसरा कौन सा मोमेंट होगा? डेफिनेटली आपने स्प्रिंग को मूव किया हुआ तो स्प्रिंग विल ट्राई टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और जितना आपने उसको डिस्प्लेस किया है उसकी डिस्प्लेसमेंट की वजह से जितना मोमेंट प्रोड्यूस होगा दैट विल बी द रिजल्टिंग मोमेंट। तो आपके पास दो तरह के मोमेंट्स आएंगे, एक अप्लाइड मोमेंट होगा ऑन द स्प्रिंग और एक आपके पास रेजिस्टिंग मोमेंट होगा। So let's write these two moments. First moment, that is because of the couple P and P prime. This will be equal to, if this is the distance, this is L by 2 into sine of delta theta. Okay, this dimension from vertical dropping at A to C point. So L by 2 multiplied with sine of delta theta. So this couple moment will be equal to P into L by 2 sine of delta theta. And the second moment will be because of the spring that will try to come back to its original position. And this moment will be K into S. K is the spring balance. Here they are calling it capital K, and S is the displacement of the spring. So displacement of the spring is shown over here. If this is delta theta on inner side of this triangle, then the exterior angle will be 2 times of this delta theta. So 2 into delta theta. Stability requires that both of these two moments should be equal. This is what we are discussing कि stable आपका structure किस point तक होगा. So stability requirement is कि ये दोनों moments equal होने चाहिए, जैसा equilibrium की conditions होती हैं. बिल्कुल उसी तरह the point up till which these two moments are equal and balancing each other, the structure will be in stable condition, या आप उसको stable equilibrium कह सकते हैं. So MP must balance MS for stability. P L by 2 into sine of delta theta should be equal to 2K delta theta. And if this delta theta is small, then the sine of delta theta will become equal to delta theta. So you can say that PL delta theta divided by 2 is equal to 2K delta theta. And from here, this P will become 4K divided by L. So this is the critical point. This is the point up till which the structure will remain in the stable condition. जब तक आपके पास जो लोड की कंडीशन है या लोड का जो मैग्नीट्यूड है, it remains equal to 4 times of K, that is stiffness of the member divided by its length, effective length or length of the member. So this is the critical point. This is the critical load. अब जैसे ही इस लोड से वैल्यू इंक्रीज होगी, आपका स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगा. And below this load, the structure will remain in stable equilibrium. ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने 3 तरह के इक्विलिब्रियम्स को डिफाइन कर दिया. If the spring moment is larger than the applied moment, the system tends to return to its original equilibrium position and the system is stable. If the applied moment is larger than the spring moment, the system tends to move away from its original equilibrium position and the system is unstable. तो ये अगर आप फिगर देखें, इस फिगर में बेसिकली इन्होंने यही एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. द फर्स्ट फिगर,
the first part on the left side is showing you the stable equilibrium condition. The second part, the middle one, is the unstable equilibrium, and the third part is the neutral equilibrium. Means slight increase from the neutral will result in unstable equilibrium, and slight decrease from the neutral equilibrium will result in stable equilibrium. तो यहाँ पे यही figure यहाँ पे show की गई है from O to B, that is the P critical. The structure will be in stable equilibrium. At B point, when the load is exactly equal to critical load, the condition will be referred to as neutral equilibrium, and above this load, the structure will be in unstable equilibrium state. So this is the critical load कि आपका जो structure जितना maximum load carry कर सकता है. अच्छा, columns के लिए अगर हम define करें, अभी हम structures की बात कर रहे थे. Now coming to columns, the maximum axial load that a column can support when it is on the verge of buckling is called the critical load. Okay, so this is how we define critical load, the maximum axial load that a column can support when it is on the verge of buckling is called the critical load. Now coming to ideal column, क्योंकि अभी जब हम अपनी numerical problems की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे ideal column से discussion को start किया जाता है. What is an ideal column? Ideal column is normally a column containing two pin supports. ठीक है, जो उसकी जो ends हैं वो pin connected ends होंगे. So we begin at this investigation of stability behavior of columns by analyzing a cylinder column with pinned ends. It is referred to as an ideal column. अब उसको ideal क्यों कह रहे हैं pin conditions को, ये अभी मैं आपको explain कर देती हूँ कि pin condition को ही ideal क्यों consider किया गया. What is the main reason of considering pinned connected column as an ideal column? किसी और column को भी हम कर सकते हैं. Support conditions तो हमारे पास तीन तरह की हैं. हम उन तीन सपोर्ट्स में से कोई भी सपोर्ट यूज कर सकते थे, बट व्हाई वी आर कंसिडरिंग पिन्ड कॉलम एज एन आइडियल कॉलम. अब ये वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो इससे पहले आपने पढ़े. लेट्स कंसिडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स. इन केस ऑफ पिन कनेक्शन कॉलम, पिन सपोर्ट आपको क्या कहती थी कि यहाँ पे रोटेशन, only rotation is allowed, both of the translations are restricted, means it's अगर इसके ऊपर symmetric load act कर रहा है तो इसकी जो deflection shape है वो बड़ी smooth और symmetric होगी from one end to the other end. अच्छा, ये जो आपका कर्व, स्मूथ कर्व बन रहा है, इसको हम मॉड शेप डिफाइन करते हैं. दिस इज मॉड शेप ऑफ वैल्यू 1. ठीक है, ये ऑल्दो अभी आपके डिस्कशन की चीजें नहीं है, लेकिन जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसको हमने आइडियल क्यों कंसीडर किया. दिस इज अ स्मूथ कर्व हैविंग अ सिमेट्री फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड. अगर मैं इस पे सपोर्ट कंडीशंस चेंज कर दूं, लेट्स सपोज हम यहाँ पे फिक्स्ड सपोर्ट कंसीडर कर लें और दूसरे एंड पे आप हिंज सपोर्ट अप्लाई कर दें. अब इसमें क्योंकि हमने फिक्स सपोर्ट टॉप पे लगाई है, व्हाट वी रिकॉल फ्रॉम previous topics, at the fixed end there is no rotation or no translation is allowed at the fixed support. ना किसी तरह की translation allowed है और ना ही rotations allowed है. अब अगर आप इसको नोट करें तो it is not having a symmetry. इसमें यहाँ पे किसी भी तरह की सिमेट्री नहीं आ रही. ये एक आपका टेंजेंट अगर यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्टली अलोंग दी हॉरिजॉन्टल आएगा, एंड देन इट इज गोइंग टू make a curve up till the next point. तो अब आपकी सिमेट्री नहीं है, मींस यहाँ पे मॉड शेप आपकी चेंज हो गई. इसी तरह अगर मैं इस पे दोनों एंड्स को फिक्स कर दूं, लेट्स टेक टू एंड्स फिक्स्ड एंड लेट्स ट्राई टू ड्रॉ इट्स इलास्टिक कर्व.
its elastic curve will be again somewhat like this. अब इसमें again mod shape 1 नहीं रहा, आपका mod shape change हो गया. Now this is the main reason why we are considering the pin connected column as an ideal column. एक smooth curve है from top to bottom having a mod shape 1. तो अभी इसके बाद हमने जितनी डिस्कशन करनी है उसमें हम ये वर्ड्स यूज कर रहे होंगे आइडियल कॉलम के या पिन कनेक्टेड कॉलम्स के, तो उसको आपने इस तरह रिकॉल कर लेना है कि व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज एन आइडियल कॉलम. यूलर्स क्रिटिकल लोड और आइलर्स क्रिटिकल लोड, इसको कुछ लोग यूलर्स कॉल करते हैं, कुछ लोग आइलर्स कॉल करते हैं. इट्स अप टू यू, आप इसको जो भी कहें. दिस इज बेसिकली अ डेफिनेशन, अ फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल लोड. मैं इसकी डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगी. इसकी डेरिवेशन इज बेसिकली ड्राइव फ्रॉम द डबल इंटीग्रेशन मेथड. इलास्टिक कर्व को प्लॉट किया है और बुक में अगर आप देखना चाहते हैं इलास्टिक कर्व को उन्होंने सिंपली प्लॉट किया है और उस इलास्टिक कर्व पे जो डबल इंटीग्रेशन मेथड हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसको अप्लाई किया है. तो उस मेथड को यूज करके एक इक्वेशन ड्राइव की है. दिस इक्वेशन इज रिटन ओवर हियर. दिस इज एन इक्वेशन फॉर द क्रिटिकल लोड इन कॉलम्स. So critical load for cylinder columns is given by P critical is equal to EI pi square divided by L square. The corresponding buckle shape is sometimes called a mod shape. Buckling of a pin end column in the first mod is called the fundamental case of column buckling. This type of buckling is called Euler's buckling. ठीक है, अगर आपके पास पिन कनेक्टेड कॉलम है और उसमें बकलिंग आ रही है तो उसको हम Euler's buckling कहते हैं. And the critical load for an ideal elastic column is often called the Euler's load. तो ये फॉर्मूला बेसिकली आइडियल कॉलम के लिए है या पिन कनेक्टेड कॉलम के लिए. अगर कोई और सपोर्ट कंडीशंस आ जाएंगी तो उसमें कुछ फैक्टर्स अप्लाई करते हैं. वो फैक्टर्स अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे. सिंपल से फैक्टर्स हैं, 3-4 पॉइंट, 3 वैल्यूज हैं, वो आपने याद रखनी और उन फैक्टर्स को हमने इसी फॉर्मूला में अप्लाई कर देना. So a very simple equation, P critical is equal to EI pi square divided by L square. What is EI? EI हमने last time भी पढ़ा था. EI is a product of modulus of elasticity and moment of inertia, and collectively it is called as flexural rigidity. ठीक है, इसको हम flexural rigidity define करते हैं या stiffness से relate करते हैं. Means critical load is directly proportional to flexural rigidity. And it is inversely proportional to length. Length बढ़ाते चले जाएंगे, क्रिटिकल लोड की वैल्यू आपकी कम होती चली जाएगी. मींस योर कॉलम विल बकल एट लेस लोड. तो अब आप देखो आपके कंट्रोलिंग पैरामीटर्स क्या है कि आपने लेंथ को कंट्रोल करना है. लेंथ इतनी नहीं बढ़ानी कि सिलेंडरनेस बहुत ज्यादा हो जाए, आपका मेंबर बहुत ज्यादा सिलेंडर हो जाए कि वो थोड़े से लोड पे बकल कर जाए. सो वी नीड टू कंट्रोल द बकलिंग. तो हमारे कंट्रोलिंग पैरामीटर्स क्या होंगे? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो डेफिनेटली हम फिलहाल नहीं छेड़ सकते क्योंकि हमारा मटेरियल ऑलरेडी डिसाइडेड होता है. कंक्रीट है, स्टील है या कॉम्पोजिट मटेरियल है, तो इलास्टिसिटी को तो हम बहरहाल नहीं छेड़ सकते. हम जो चीजें कंट्रोल कर सकते हैं वो क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज है. आप एरिया इंक्रीज कर दें, रिड्यूस कर दें, आप जो मॉडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको बढ़ा दें टू कंट्रोल द क्रिटिकल लोड, या आप लेंथ को कम कर दें. So the critical load of a column is proportional to the flexural rigidity EI and inversely proportional to the square of the length. The flexural rigidity can be increased by using a stiffer material or by increasing the moment of inertia I of the cross section. क्रिटिकल स्ट्रेस क्या होगी? हमने पहले स्ट्रेस का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है P over A. हमने सिंपली P क्रिटिकल को यहाँ पे अप्लाई करना है. सो योर इक्वेशन विल बिकम EI pi square divided by AL square.
कि यहाँ पे इन्होंने एक और प्रॉपर्टी जो क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी है उसको इंट्रोड्यूस करवाया, दैट इज रेडियस ऑफ gyration. इट इज अ रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी. अगर आप इसको डिफाइन करें, सो रेडियस ऑफ gyration इज स्क्वायर रूट ऑफ आई बाय ए. ये दोनों वैल्यूज आपके पास ऑलरेडी होंगी, आई भी आपको पता होगा और ए भी आपको पता होगा. तो रेडियस ऑफ gyration इज एन अदर प्रॉपर्टी. अगर इसी इक्वेशन को हम रीस्टेट करें, because we have I and A both in this equation. अगर हम इसको restate करें, we can introduce this R square over here. I over A under root, so R square will be I over A. यहाँ पे R square उन्होंने replace कर दिया. अच्छा, यहाँ पे R को क्यों हम introduce करवा रहे हैं? What is the main reason? Because from here we are going to define slenderness ratio. Slenderness ratio is defined on the basis of radius of gyration. It is a ratio of length of the column and radius of gyration of the column. So L over R is slenderness ratio. It is a ratio of length of the column and radius of gyration of the column. कुछ केसेस में हम स्लेंडरनेस रेशियो की बेसिस पे कॉलम्स को डिस्टिंग्विश करते हैं. अगर आपका लॉन्ग कॉलम है तो उसकी स्लेंडरनेस रेशियो इन केस ऑफ स्टील, उसकी जो स्लेंडरनेस रेशियो है इट विल बी ग्रेटर देन 100. ठीक है, अगर स्लेंडरनेस रेशियो आपके पास 100 से ज्यादा है तो आप कह सकते हो कि योर कॉलम इज अ लॉन्ग कॉलम. अगर 100 से कम है सो योर कॉलम इज एन इंटरमीडिएट कॉलम. ठीक है, तो स्लेंडरनेस रेशियो की बेसिस पे भी कॉलम्स को डिस्टिंग्विश किया जाता है इनटू डिफरेंट टाइप्स. नाउ कमिंग टू डिफरेंट केसेस. अभी हमने सिर्फ और सिर्फ पिन कनेक्टेड कॉलम को डिस्कस किया है. यूलर्स क्रिटिकल लोड की इक्वेशन देखी है और वो इक्वेशन दैट वाज एप्लीकेबल टू पिन कनेक्टेड कॉलम ओनली. नाउ कमिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट कंडीशंस. अगर आपके पास अदर देन पिन सपोर्ट हो तो उसमें आपने क्या करना है? द मेन फैक्टर दैट विल चेंज विद एंड कंडीशंस ऑफ द कॉलम इज इफेक्टिव लेंथ. अब इफेक्टिव लेंथ क्या है, इसको किस तरह से हमने डिफाइन करना है? इसी इक्वेशन को, जो क्रिटिकल लोड की इक्वेशन है, इसको इन्होंने इफेक्टिव लेंथ के साथ डिफाइन कर दिया. इंस्टेड ऑफ राइटिंग एल, दे आर राइटिंग नाउ एल ई. दिस इज द मेन डिफरेंस. आपका जो पूरा सिस्टम है, आप पिन कनेक्टेड से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, वही इक्वेशन हम यूज करें. वी आर जस्ट चेंजिंग दी लेंथ ऑफ द कॉलम. उसका जो पैरामीटर है उसको चेंज करें. इंस्टेड ऑफ राइटिंग ओनली लेंथ दैट इज एल, हम उसको इफेक्टिव लेंथ कह रहे हैं. हम ये क्यों कह रहे हैं? अभी जैसा मैंने आपको कुछ फिगर्स बना के दी थी कि आपका इलास्टिक कर्व किस तरह का होता है, उन्हीं इलास्टिक कर्व्स की बेसिस पे इफेक्टिव लेंथ को डिफाइन किया जा रहा है. अगर आप इस फिगर में देखें, आपके जो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज व्हेन बोथ एंड्स वर हिंज्ड, दैट वाज द आइडियल कॉलम. आपकी जो इफेक्टिव लेंथ है कॉलम की, इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द कॉलम. लेंथ इज नॉट बीइंग चेंज्ड. आपकी टोटल लेंथ इज सेम एज ऑफ द ओरिजिनल लेंथ. इफेक्टिव लेंथ आपके पास ओरिजिनल लेंथ के इक्वल आ रही है. मॉड शेप वाज 1, फर्स्ट कैटेगरी का मॉड शेप है, तो यहाँ पे लेंथ चेंज नहीं हो रही. अच्छा, अब इस लेंथ की बेसिस पे यहाँ से हम फैक्टर्स को डिफाइन करते हैं कि इफेक्टिव लेंथ हमारे पास किस के इक्वल होगी या उसका मल्टीपल क्या होगा, वो हमने यहाँ से डिफाइन करना है. So, the second case they are considering is when one end is fixed and the other is free. कैंटिलीवर कॉलम है आपके पास. अब कैंटिलीवर कॉलम में अगर आप इसी मॉड शेप को कंप्लीट करें तो वी आर एक्सट्रापोलेटिंग दिस इलास्टिक कर्व, तो वो इक्वल मैग्नीट्यूड पे जा रहा है. अगर L is going on the above the fixed support, so L is also going below the fixed support. ठीक है, एक्सट्रापोलेट इसको कर दिया. So LE, that is the effective length, becomes 2 times of length of the column. अब आपकी जो effective length है, it has been increased, means critical load आपका कम हो जाएगा. मीन्स जहां पे आपका कॉलम 100 पे फेल हो रहा था, अब वो 50 पे फेल हो जाएगा.
ठीक है, तो आप इसको रिलेट इस तरह भी कर सकते हैं कि एक कैंटिलीवर कॉलम है, डेफिनेटली उसकी सपोर्ट कंडीशंस ऐसी हैं कि उस पर कम लोड भी अगर आप अप्लाई करोगे तो उसका फेलियर हो सकता है। कैंटिलीवर वॉल्स की भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। सो नाउ इफेक्टिव लेंथ इज 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ द कॉलम। मींस अब अगर आप क्रिटिकल लोड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यू विल सिंपली टेक द लेंथ ऑफ द कैंटिलीवर कॉलम, मल्टीप्लाई इट विद 2. 2 is the factor for cantilever column. तो आपने ये फैक्टर्स याद रखने हैं। In case of pin connected column, effective length is equal to L. In case of cantilever column, effective length is equal to 2 times of L. If both ends are fixed, effective length is from this point. These 2 points are shown here. These are giving you this smooth curve. So this is LE, effective length is 0.5 times of length of the column. पिन में 1 टाइम्स ऑफ लेंथ था, कैंटिलीवर में 2 टाइम्स ऑफ लेंथ है, बोथ एंड्स फिक्स्ड मींस फिक्स्ड कॉलम आपके पास आ गया, 0.5 times of L or half of length. And when one end is fixed and other is hinged, then this is 0.7 times of L. ये इलास्टिक कर्व के थ्रू इन्होंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, इलास्टिक कर्व के थ्रू ये सारे फैक्टर्स कैलकुलेट किए गए। तो आपने ये जस्ट फैक्टर्स याद रखने, 4 फैक्टर्स हैं, चारों को आपने याद रखना है और इन चारों को हम आगे इक्वेशंस में यूज करेंगे। इक्वेशन आपकी सेम रहेगी, इक्वेशन चेंज नहीं हो रही, इक्वेशन विल रिमेन द सेम। P critical was EI pi square divided by LE square. The first case is when pinned column or ideal column. LE is equal to L. Fixed column means both ends fixed. Effective length becomes half of length of the column. Third is cantilever. LE is 2 times of length, and another type is pin and fixed. So LE is 0.7 L. ये 4 values means आपने ये तो ideal condition होगी, LE is equal to L. And after that फिक्स्ड कॉलम के लिए आपने 0.5 से लेंथ को मल्टीप्लाई करना है, कैंटिलीवर के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिक्स और पिन है तो 0.7 से मल्टीप्लाई करना। बस आपने ये 4 वैल्यूज याद रखनी है, 1, 0.5, 0.7 एंड 2। सिंपल से इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। Let's start this problem. A 2-meter long pin-ended column of square cross-section is to be made of wood. Assuming E is equal to 13 gigapascal and sigma allowable is equal to 12 megapascal. Using a factor of safety of 2.5 in computing Euler's critical load for buckling. Determine the size of cross-section if the column is to safely support 100 kilonewton first part and 200 kilonewton load second part. अच्छा, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको ना गिवन हो, इसमें तो उन्होंने दे दिया है, अगर ना गिवन हो तो आप 3 कंसिडर कर लीजिएगा, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज नॉट गिवन टू यू इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यू कैन अज्यूम
3 फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन केस ऑफ कॉलम्स, क्योंकि कॉलम्स आपके क्रिटिकल मेंबर्स होते हैं तो हम थोड़ा इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा रखते हैं। अच्छा, अब हमें क्या चीजें इसमें गिवन है? 2 मीटर लॉन्ग पिन मींस आपकी जो लेंथ ऑफ कॉलम है दैट इज नोन 2 मीटर्स। इलास्टिसिटी हमें पता है, सिग्मा अलोएबल हमें पता है, हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी पता है, हमने साइज ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है, डिजाइन करना है अपने मेंबर को। Let's start this problem. ए पार्ट से स्टार्ट कर लेते हैं जहां पे हमारे पास लोड इज 100 किलो न्यूटन। इफ लोड इज गिवन, हम यहाँ से सबसे पहले जो चीज कैलकुलेट करेंगे वो क्रिटिकल लोड होगा। क्रिटिकल लोड इज this load multiplied with factor of safety. So 100 kilonewton multiplied with 2.5, that was the factor of safety. So 250 kilonewton is the critical load. Length of the member is known. Length was given to you, that is 2 meter. Effective length हम निकाल लेते हैं, pinned connected column है, means effective length will be equal to length of the member, that is 2 meters. Elasticity is also known, that is 13 gigapascal. We need to find out the cross sectional dimensions. कि आपका जो cross section है, square cross section है, पहले उन्होंने ये चीज define कर दी that you have to design a square column. Critical formula was EI pi square divided by LE square. From here, if we can write it in the form of I is unknown. Cross sectional dimension. So I will be taken on the left side. This equation will become P critical multiplied with LE square divided by E pi square. तो यहाँ से अगर आप I कैलकुलेट करने, बाकी सारी चीजें नोन है हमारे पास। क्रिटिकल लोड हमने भी कैलकुलेट कर लिया, LE हमने बता दिया, E हमें पता है, पाई स्क्वायर हम अप्लाई कर देंगे एंड वी विल राइट दिस I as, because this is a square cross section, if it has dimensions of A and A, so this becomes A4 BH cube divided by 12. Okay, so B is A, H is A, so A raised to power 4 divided by 12. From here we can find out the value of A. हम इसको जो भी वैल्यू आपके पास आती है उसको हम राउंड अप करके अपना डिजाइन देंगे ताकि हमारा स्ट्रक्चर सेफ है। राउंड डाउन नहीं करना है, राउंड अप करना है। लेट्स सपोज आपके पास 96 मिलीमीटर आता है तो आप उसको 100 मिलीमीटर कंसिडर कर लें। इंस्टेड ऑफ 96 हम उसको 100 मिलीमीटर राउंड फिगर्स के अंदर ले लेंगे। कोशिश करते हैं 50 के मल्टीपल्स में रखें, और अगर नहीं रख सकते तो बहरहाल आप उसको थोड़ा सा इंक्रीज करके वैल्यूज को डिजाइन करते हैं। ठीक है, सेम यू विल adopt the same procedure for designing the second column or for designing the column against 200 kilonewton load. Simple से problems है, बहुत आसान। Let's suppose आपको ये क्रॉस सेक्शन, अभी तो हम वुडन क्रॉस सेक्शन कह रहे हैं स्क्वायर। लेट्स सपोज वो आपको ये कहते हैं कि आप इस पे वाइड फ्लेंज बीम या वाइड फ्लेंज कॉलम डिफाइन कर दें। वाइड फ्लेंज का मतलब क्या था? हमने ये W शेप्स लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी बीम्स के
चैप्टर में। सो ये वाइड फ्लेंज बीम है, इसमें हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल इसी तरह, इसी फॉर्मूला से, इसी प्रोसीजर से आई की वैल्यू को कैलकुलेट। इस आई को हमने वही टेबल्स जो आपके वाइड फ्लेंज बीम्स के टेबल्स थे, वो टेबल्स आपको दिए जाते हैं। मैं भी आपको ये का टेबल दिखा देती हूँ, बल्कि नेक्स्ट प्रॉब्लम में शायद आएगा भी। कि ये टेबल्स है वाइड फ्लेंज सेक्शन के लिए टेबल, ये टेबल आपको दिया जाएगा। लेट्स सपोज आपने अगर वाइड फ्लेंज सेक्शन डिजाइन करना है, दिस टेबल विल बी प्रोवाइडेड टू यू। आप इसमें सिंपली आपके पास जो आई की वैल्यू है, वो आई की वैल्यू आप एंटर करेंगे और उससे अपने सेक्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। लेट्स सपोज आपकी जो आई की वैल्यू है वो 180 आती है, ठीक है, तो आप 180 आई एक्स पे देखो, 272, 228, 184, 184 विल बी सिलेक्टेड, नियरेस्ट बट ग्रेटर देन 180, 180 से कम नहीं हमने लेना। so, so you can take 184 I, that is W8 cross 48 member। ठीक है, बीम्स में हम सेक्शन मॉड्यूलस को कंसीडर कर रहे थे और कॉलम्स में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंसीडर कर रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देख लेते हैं। द A36 स्टील मेंबर W8 cross 31 is to be used as a fixed column। अब आपके पास कंडीशन क्या है, फिक्स्ड कॉलम है। So determine the largest axial load it can support before it begins to buckle or the steel yields। दो कंडीशन है, या तो बकलिंग हो जाएगी मेंबर में, या आपका स्टील बिफोर बकलिंग यील्ड कर जाएगा। यील्ड का मतलब ये है कि जो आपके पास स्ट्रेस की वैल्यूज हैं, A36 स्टील है, उसकी स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, 36 KSI। ये हमने पहले भी बहुत दफा चीज डिस्कस की है। A36 का मतलब ये है कि 36 KSI उसकी स्ट्रेंथ है। या तो स्ट्रेंथ से आपका मेंबर जो है वो लोड ज्यादा ले रहा होगा और उस पर फेल हो जाएगा। और दूसरी ऑप्शन क्या है, या दूसरी कैटेगरी क्या है, कि आपका मेंबर बिफोर यील्डिंग बकल कर जाता है। तो उन्होंने कहा इन दोनों में से आप देखें कि आपका मेंबर कहाँ पे सेफ है। अच्छा, अब W8 क्रॉस 31, इस तरह की प्रॉब्लम्स जब भी आपको दिए जाएंगे तो ये टेबल्स आपके साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको पेपर में टेबल दिया जाएगा, आपने पेपर में अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर आना होता, सिवाय कैलकुलेटर और अपनी स्टेशनरी के आप कुछ पेपर्स वगैरह नहीं लेकर आते। ये टेबल्स आपको दिए जाएंगे और हम एक्सट्रैक्ट करके आपको देंगे। ये नहीं कि पूरे की पूरी बुक होगी वो टेबल की, आपको एक्सट्रैक्ट करके जो स्पेसिफिक डेटा आपको चाहिए उस उसको जहन में रखते हुए आपको टेबल प्रोवाइड किया जाएगा। मैं एक दफा टेबल को रिवाइज करवा रही हूँ, ये चीजें हमने पहले भी डिस्कस की थी, बहरहाल मैं एक दफा दोबारा इसको रिकॉल करवा रही हूँ कि व्हाट दिस टेबल इज शोइंग यू। द फर्स्ट कॉलम इज द डेजिग्नेशन, और इस डेजिग्नेशन में भी अगर आप देखें W8 क्रॉस 67 क्रॉस 58 48 40 31 24 एंड 15, ये डिफरेंट कॉलम्स, डिफरेंट जो सेक्शंस हैं वो शो किए गए। What is this 8? 8 is the category of height। ये तकरीबन 8 इंच की हाइट में या इस रेंज में जो मेंबर्स आ रहे हैं, मीन द फर्स्ट लेटर ऑफ और फर्स्ट नंबर ऑफ दिस डेजिग्नेशन इज गिविंग टू द हाइट कैटेगरी, कि आपके मेंबर की हाइट कितनी है, डेप्थ कितनी है। सेकेंड नंबर इज शोइंग यू द वेट पर यूनिट लेंथ। ठीक है, आपको जो सेकंड 67 58 48 40 31 24 या 15, ये सारे वेट्स हैं कि आपके मेंबर के जो पर यूनिट लेंथ वेट आ रहा है वो कितना है। सेकंड कॉलम इज एरिया, थर्ड इज डेप्थ, फोर्थ इज वेब थिकनेस, देन इन फ्लेंज इज विड्थ एंड थिकनेस ऑफ द फ्लेंज, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेक्शन मॉडुलस, रेडियस ऑफ जाइरेशन। ठीक है, एक्स एक्सिस पे भी आ रहा है और वाई एक्सिस पे भी आपके पास यही वैल्यूज शो की गई। नाउ कमिंग टू आवर प्रॉब्लम, हमारा प्रॉब्लम है A36 स्टील और उसमें W8 क्रॉस 31
पर हमने इस पे क्रिटिकल लोड कैलकुलेट करना है। क्रिटिकल लोड कैलकुलेट करने के लिए व्हाट डू वी नीड, हमने क्योंकि स्ट्रेस भी निकालनी है और लोड भी निकालना है। तो जो जो वैल्यूज हमें यूज करनी पड़ सकती हैं, वी आर गोइंग टू राइट ओवर हियर। क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस member W8 cross 31, 8 cross 31, this is the member. So area is 9.13 inch square. Okay, IX is 110 inch 4. IY is 37.1 inch 4. Let's start calculating the critical load. Critical load will be EI pi square divided by LE square. This is a fixed column. Okay, so fixed column के case में LE will be 0.5 times of L, and length of the column is given to us. That was 12 feet. ठीक है, 12 feet हमें length given थी. Means effective length is 6 feet. अच्छा, वो स्टेटमेंट में पिन कनेक्टेड था, बहरहाल मैं इसको फिक्स्ड कॉलम के तौर पे भी आपको सॉल्व करवा रही हूँ. दिस इज इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू 6 पे. अच्छा, अब अगर आप इस पे क्रिटिकल लोड कैलकुलेट करें, E इज हमारे पास A36 स्टील है. ठीक है, A36 स्टील आपका ग्रेट स्टील होता है, स्ट्रक्चरल स्टील. और अगर स्ट्रक्चरल स्टील की अगर आप इलास्टिसिटी नहीं भी गिवन तो दिस इज नोन टू अस 29 into 10 raised to power 3 KSI. ठीक है, multiplied with pi square. Now coming to I आपने अब हमें क्योंकि टेबल से हमने डेटा एक्सट्रैक्ट किया, we have both values of I about the x-axis as well as about y-axis. What we are going to consider either x or y. एक तो ये है कि आप दोनों पे कैलकुलेट कर लें, ठीक है, और उसमें जो लीस्ट लोड आ रहा है वो आपका क्रिटिकल लोड हो जाएगा. सेकंड ये कि अगर आप जस्ट इसको थोड़ा सा जस्ट ट्राई टू इंस्पेक्ट इट कि बेसिकली हो क्या रहा है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी अगेंस्ट एनी लोडिंग. किसी भी तरह की लोडिंग के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देता है. मींस जो लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सबसे पहले वहां पे आपकी बकलिंग होगी. एक्स में तो वो स्ट्रॉन्ग है. अगर आप इन्हीं दो सिचुएशंस में देखें, एक्स में 110 इंच 4 है and y it has 37.1, means before x axis y axis will buckle. ठीक है, y एक्सिस के अबाउट पहले बकलिंग होगी. और क्योंकि लोड आपका दोनों एक्सिस पे सेम जा रहा है, सेंट्रिक लोड है, सेंटर पे एक्ट कर रहा है, तो जितना x पे जा रहा है उतना ही y पे जा रहा है. नाउ वी नीड टू डू सम एनालिसिस कि आपका कौन सा एक्सिस पहले बकल करेगा. तो जहां पे लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आपका मेंबर पहले बकल कर रहा होगा, या उस एक्सिस के अबाउट आपका मेंबर पहले बकल कर रहा होगा. ठीक है, अगर आपको ये बात याद नहीं रहती, कैलकुलेटेड ऑन बोथ एक्सिस. जहां पे आपको कम लोड मिल रहा है वो आपका क्रिटिकल लोड हो जाएगा. लेकिन अगर आपको आप याद रख सकते हैं, सिंपल सी चीज है, जहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है वहां पे रेजिस्टेंस कम है.
और जहां पे रेजिस्टेंस कम है डेफिनेटली आपका मेंबर पहले बकल वहीं पे करेगा, बिकॉज दिस इज वीक इन दैट जोन। आपका वहां पे जो फेलियर होने के चांसेस है वो ज्यादा है। So we are going to consider directly 37.1. So this is 37.1 divided by LE square. LE is 6 feet. I'm going to convert it into inches. So this is 6 into 12 inches whole square. ये कैलकुलेट कर लें कि इसकी वैल्यू क्या आती है। मेरे पास ये जो वैल्यू आ रही है दिस इज 2048.4 के। इसको रीचेक कर लीजिएगा प्लीज। So this is critical load for और अगेंस्ट बकलिंग कि बकलिंग में जो आपका क्रिटिकल लोड है वो 2048.4 किप मींस इतना लोड आपको चाहिए आपके मेंबर को बकल करने के लिए। ठीक है, यू नीड 2048.4 किप लोड टू बकल दिस कॉलम। दूसरी उन्होंने क्या कहा था कि ईदर बकलिंग और यील्डिंग। अब यील्डिंग की अगर हम बात करें, आपका जो मेंबर है इट इज मेड अप ऑफ A36 steel. A36 steel means it has yield strength of 36 KSI. बकलिंग का हमें पता चल गया कि we need 2048 kip load to buckle the column. So if we calculate the stress that is being applied on the member and we compare it with the yield stress, so stress is critical load divided by area. This is critical stress. This critical stress needs to be less than the yield stress, otherwise आपका member पहले yield हो जाएगा। Okay, so this critical stress becomes P critical divided by A, 2048.4 kip divided by area। अभी हमने area अपने पास नोट डाउन किया था, that is 9.13। So 2048.4 divided by 9.13, this is 224.36 KSI. अब ये आपको क्या बेसिकली बता रहा है कि क्रिटिकल स्ट्रेस इज ग्रेटर देन यील्ड स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि आपका जो मेंबर है उसमें क्रिटिकल स्ट्रेस is greater than yield of the material. इससे पहले कि आपका मेंबर बकल करे आपका मेंबर यील्ड हो जाएगा। This is what happening here. Before buckling your member is being yielded.
So from here we can conclude our member will yield before दोनों फेलियर है, yielding है या buckling है, दोनों फेलियर है। तो आपका मेंबर किससे फेल हो रहा है? Your member is being failed by yielding. Member will yield before buckling. अब किस लोड पे वो यील्ड कर रहा होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस नॉलेज ऑफ एक्सियल कंप्रेसिव लोड। तो फ्रॉम सिग्मा वाई पी ओवर ए, यहाँ से हम पी कैलकुलेट करते हैं। सो पी विल बिकम सिग्मा वाई मल्टीप्लाइड विद एरिया ऑफ द मेंबर। सिग्मा वाई इज 36 KSI multiplied with cross section area that is 9.31. So this is 335.16. Okay, you can notice that this is quite less as compared to the load that was required for buckling. Buckling के लिए हमें कितना load चाहिए था? That was 2048 kip. And the load that is causing yielding in the material is 335. ठीक है, तो आपका मटेरियल पहले यील्ड कर रहा है और बाद में कहीं यील्ड कर गया तो फेल हो गया, बाद में बकलिंग की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जी, इज देयर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस चैप्टर? सिंपल सा चैप्टर, सिंपल से प्रॉब्लम्स हैं। इसी तरह यही 2-3 स्टेप्स का प्रॉब्लम होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। एक फॉर्मूला है, एक इक्वेशन आपने याद रखनी है और ये 4 फैक्टर्स। If there is any question, you may raise your hands. Okay. जी वालेकुम सलाम। मैम जो आपने सीपी दिया है उसके जो वाइड फ्लेंज वाला हमारे पास क्वेश्चन है उसके अंदर मैम डायमीटर नहीं गिवन। वाइड फ्लेंज में डायमीटर बेटा चाहिए ही नहीं होता। मैम नहीं है उसका। वाइड फ्लेंज के लिए डायमीटर की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। मैम फिर वो वहां पे लोड गिवन है लेकिन स्ट्रेस नहीं गिवन। नहीं, आपको लोड किस चीज का गिवन है? टेंसाइल डेटा। तो मैम फिर उसका अल्टीमेट स्ट्रेस फिर हम किससे फाइंड करेंगे? बेटा मैं आपसे यही पूछ रही हूँ, टेंसाइल डेटा की बात करें कि टेंसाइल डेटा गिवन है? यस मैम। उसमें डायमीटर्स नहीं गिवन थे? मैं एक दफा चेक कर लेती हूँ दोबारा। ओके मैम वो टेबल है उसके अंदर वहां पे नहीं गिवन। अच्छा मैं चेक कर लेती हूँ। मैं चेक करके फिर आप लोगों को बता दूँ। एनीथिंग एल्स? उसके बाद हम पेपर का थोड़ा सा पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा बेटा पेपर के लिए मैंने लास्ट वीक में ना आप लोगों के टीम्स में ही
जो कोर्स आउटलाइन है, जो आपके पेपर में जितना कोर्स इंक्लूडेड होगा वो अपलोड करती थी। उसमें कुछ डेफिनेशंस है, अच्छा अगर शॉर्ट क्वेश्चंस या डेफिनेशंस आती है टू द पॉइंट, आपने कोई उसमें कहानियां नहीं लिखनी, टू द पॉइंट चीज आपने डिस्क्राइब करनी। सिंपल डेफिनेशंस होंगी, कोई नोट्स नहीं होंगे, कोई डिटेल्ड डिस्कशंस नहीं होंगी। कुछ डेफिनेशंस मैं आज आपको इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी, जिसमें स्ट्रेन एनर्जी की कुछ डेफिनेशंस हैं, क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी हमने काफी पहले पढ़ा था, वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर था। उसकी कुछ डेफिनेशंस होंगी और कुछ और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इंशाल्लाह कुछ नोट्स में आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैंने प्रैक्टिस के आपको दे दी हैं। पेपर उनमें से ये तो नहीं मैं कह सकती कि एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन उसी पैटर्न पे प्रॉब्लम्स होंगी। मैंने आपको पहले भी बताया था, हम कोशिश ये करते हैं कि सेक्शन प्रॉपर्टीज एक ही दफा स्टूडेंट कैलकुलेट करे, बजाय कि, क्योंकि हर अगर आप देखोगे मिड के बाद जितना भी हमने पढ़ा है उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जो शेयर प्रॉब्लम्स थे उनके अंदर जो आपका मोमेंट ऑफ एरिया था वो सब में कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम कोशिश ये करेंगे आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम दें जिसमें एक ही बीम का सेक्शन प्रॉपर्टीज आप एक दफा कैलकुलेट करने, बाद में आगे स्ट्रेस के सेक्शंस करते जाएं। तो आपने प्रैक्टिस इस तरह करनी है कि आपको फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस की सारी कैलकुलेशंस आनी चाहिए, आपको शेयर स्ट्रेस की सारी कैलकुलेशंस आनी चाहिए, एसएफडीज बीएमडीज की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, डिफ्लेक्शन में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपका मोमेंट एरिया मेथड से आएगा। डबल इंटीग्रेशन